हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, बहुत दिनों के बाद आज हम फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ हैं और आज की क्लास में हम सभी लोगों का मेन थीम और मेन मोटिव होगा साउंड के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के पार्ट को पिक करना। ठीक है, जैसे हम सभी लोग पहले से साउंड के बारे में काफी कुछ जानते हैं। व्हाट इज मीन बाय द साउंड, साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है, किस तरीके से ये हमारी हियरिंग एबिलिटी को कंट्रोल करता है। आज की क्लास में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे अबाउट द इको एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम सभी को पता है कि साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक तरीके की एनर्जी है जो हमारी हियरिंग एबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को समझने की और सुनने की एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम किसी एक बॉल को अगर वॉल पे हिट करते हैं तो हिट करने के बाद वो उस वॉल पे जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल पे वापस निकल जाती है। इन द सेम मैनर लाइट के बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने ये जाना था कि अगर आपके पास लाइट है और एक पार्टिकुलर एंगल पे वो स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट होकर के उसी मीडियम में वो वापस जा सकती है इफ सरफेस इज प्रॉपर्ली पॉलिश्ड। ठीक उसी तरीके से व्हाट्स अबाउट द केस ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। एक्चुअली अगर हमारे पास कोई रिजिड सपोर्ट है, एक ऐसा सपोर्ट जिसके थ्रू साउंड को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, और अगर साउंड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो होगा क्या, वो उस पे हिट करके वापस आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं when sound strikes on a rigid support it is reflected back into the same medium। जब हम साउंड को किसी पार्टिकुलर रिजिड सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाता है। लाइक लाइट वेव एंड इट फॉलो सम फिक्स्ड लॉज, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि हमारे पास एक रिजिड सरफेस है और अगर हम यहां से एक साउंड वेव को इस पे स्ट्राइक कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट साउंड वेव। ठीक है, और दूसरी वेव कौन सी है हमारे पास, रिफ्लेक्टेड, जो इस मीडियम से हिट करके उसी मीडियम में वापस जा रही है। अरे सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास बॉल आ रही है दैट इज इंसिडेंट, हमने उसको एक बड़े से शॉट में कन्वर्ट कर दिया दैट इज रिफ्लेक्टेड। हमने बॉल से उसकी डायरेक्शन, बैट से उसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इंसिडेंट वेव आई, रिफ्लेक्टेड वेव उसी डायरेक्शन में वापस गई और बीच में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो इस सरफेस के क्या था, परपेंडिकुलर। अब बात आती है कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लॉस को कैसे रिप्रेजेंटेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज, इंसिडेंट साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन। जो आपके पास इंसिडेंट वेव होती है, रिफ्लेक्टेड वेव होती है और नॉर्मल होती है, ये तीनों ही हमेशा आप देख सकते हैं ये सेम प्लेन पे लाई करता है। व्हाट इज मीन बाय द प्लेन, प्लेन का मतलब आपके पास हो गया कि तीनों एक ही प्लेन में ही रहेंगे, वो प्लेन के बाहर नहीं होते। दूसरा आपको दिया गया एट द सेम पॉइंट, आप देख सकते हो इंसिडेंट वेव ये आई, रिफ्लेक्टेड वेव यहां से गई और नॉर्मल, तीनों जो हैं वो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हैं। तो इस पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो हैं तो इसी को हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसी को हमने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप देख सकते हैं यहां पे, इसको हम लोगों ने बोल दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब दूसरा पार्ट हमारे पास आया, at point of incidence angle of incidence always equal to the angle of reflection। जिस एंगल पे आपका साउंड वेव आ रहा है, नॉर्मल से जिस एंगल पे वो आ रहा है, नॉर्मल से उसी एंगल पे वो वापस भी जाएगा। एंगल जो हमेशा बनेगा वो इंसिडेंट का नॉर्मल के साथ और रिफ्लेक्टेड का भी नॉर्मल के साथ। कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि एंगल कहां से कैसे बनेगा। प्रैक्टिकली हमें इस चीज को समझना है कि एंगल इज ऑलवेज मेड फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द नॉर्मल। आप देख सकते हैं एंगल आई भी नॉर्मल से बना और एंगल आर भी आपके पास जो है वो
नॉर्मल से ही बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये दो स्पेसिफिक लॉज रहे। अब उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कुछ बहुत ही अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सिलेबस में है, हम उस पर डिस्कस करने के लिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास साउंड से रिलेटेड दो लॉज हैं। फर्स्ट था इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइज एट द सेम प्लेन एंड एट द सेम पॉइंट। और सेकंड हमें मिला था एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमारे पास टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, टू डिफरेंट फिनोमेना को परफॉर्म करने के चांसेस होते हैं। एक हमारे पास होता है इको, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है रिवर्बरेशन। फर्स्ट होता है हमारे पास इको और सेकंड होता है हमारे पास रिवर्बरेशन। हमें इस चीज को समझना होगा, इको में होता क्या है कि साउंड एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अगेन एंड अगेन आपको सुनाई देता है, ठीक है ना। व्हेन साउंड repeats initial one again and again after a fixed time। अब समझिएगा ये टाइम जो है ये भी क्या होना चाहिए आपके पास, फिक्स्ड होना चाहिए। और रिवर्बरेशन क्या होता है, इसमें किसी पार्टिकुलर साउंड को आप क्या करते हैं, रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसको हिंदी में क्या समझते हैं, गूंजना। हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गूंज। गूंज का मतलब क्या हो गया हमारे पास, किसी साउंड का क्या होना, गूंजना। जैसे अगर आप किसी क्लोज्ड रूम में हैं और आप माइक से बोल रहे हैं, तो माइक से बोलने के बाद जो आवाज गूंजती है वो है रिवर्बरेशन। और इको का मतलब क्या हुआ, अगर एक ही साउंड आपने बार बार रिपीट कर रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं इको। अब इको का मतलब समझिए, जैसे आपने कई जगहों पर देखा होगा, ठीक है ना, जैसे आजकल के टाइम पे आप डीजे में देखते हो, ठीक है, या फिर आप ये देख सकते हो कि आपने कोई एक पार्टिकुलर नाम लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए रुद्र का नाम आप ले रहे हैं, ठीक है, तो रुद्र नाम लेने के बाद अगर वो आवाज गूंजेगी तो आपको वो पूरा का पूरा नाम फिर से सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप इको की बात करोगे तो इको की कंडीशन क्या होती है, रुद्र 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 रुद्र। तो हो क्या रहा है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर की इंटेंसिटी के साथ आपको वो नाम कई बार सुनाई देता है, उसे हम लोग बोलते हैं इको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप माइक में बोलते हो तो माइक में आपने क्या देख रखा है, एक बार आपने अगर लाउडली बोला तो वो लाउड साउंड जो है आपको क्या करता है, बार बार सुनाई नहीं देता है, रिपीट नहीं होता है, लेकिन वो साउंड जो है क्या कर रहा है आपका, थोड़ी देर में अपनी इंटेंसिटी को चेंज करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि आवाज गूंजती है, कहने के रूम में आवाज बड़ी गूंज रही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये गूंज जो है हमारे पास रिवर्बरेशन जो है वो कोई प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनाती, कई जगहों पर ये काफी हेल्पफुल भी होती। तो फिलहाल पहले हम इको पे बात करते हैं। देखिए इको का जो कॉन्सेप्ट है ये कुछ फिक्स कंडीशंस को फॉलो करता है। सबसे पहली चीज कि इको के लिए कंडीशंस जो होंगी, कंडीशंस फॉर इको, इको में कंडीशन क्या है, सबसे पहली चीज समझिए कि आपके साउंड का रिफ्लेक्शन रिजिड सपोर्ट से होना चाहिए, जिससे वो प्रॉपर्ली क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। साउंड आपकी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर आपका साउंड एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो एब्जॉर्ब होने की कंडीशन में आपको प्रॉपर्ली इको सुनाई नहीं देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है दैट मस्ट बी रिजिड, और दूसरी चीज है वो इनलार्ज्ड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बहुत छोटा सरफेस अगर होगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को प्रॉपर्ली वो परफॉर्म नहीं करा पाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, सरफेस जो होगा वो क्या होगा, मस्ट बी रिजिड एंड इनलार्ज्ड। सरफेस जो होगा वो रिजिड और इनलार्ज्ड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, हम समझते हैं उनको। पहली मैथमेटिकल कंडीशन हमारे पास आती है कि
मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्टिंग सरफेस 17 मीटर। एक्चुअली ये 17.2 मीटर होता है, लेकिन फिर भी हम 17 से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या होता है? साउंड must be reflected in 0.1 सेकेंड। अब आप कहेंगे ये मैथमेटिकल कंडीशंस कैसे और क्यों आ गई, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, ठीक है। ये मैथमेटिकल कंडीशंस कुछ अलग नहीं है, ये कंडीशन आपके पास कंपलसरी है कि 0.1 सेकेंड में आपका साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के आपको सुनाई देना चाहिए। अगर ये ड्यूरेशन आपका बढ़ा तो ऑब्वियसली आपके लिए ये सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस को परफॉर्म नहीं करेगा। अब देखिए यहां पे, जैसे आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है? तो स्पीड ऑफ साउंड होता है 340 मीटर पर सेकेंड। 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से साउंड हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता है। दूसरा आपको दिया गया है कि टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, तो टाइम पीरियड आपको कितना मिला इको के लिए? 0.1 सेकेंड। अब देखिए समझिए, अगर यहां पर आपने एक साउंड बॉक्स रख रखा है जिसमें से आपका साउंड क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, और यहां पर आपके पास क्या है? कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में d और वापस आने में फिर से कितना टाइम लगेगा? d। यहां से जाना और रिफ्लेक्ट होकर के वापस आना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है इसे? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस मस्ट बी 2d। अब आप यहां पर स्पीड टाइम डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए बच्चों। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस के फार्मूले में हमने पढ़ रखा है कि जो आपके पास टोटल स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम के क्या होती है? इक्वल। तो आप स्पीड का फार्मूला लगाइए। स्पीड का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, अरे स्पीड का फार्मूला होता है किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। तो मीटर में आप डिस्टेंस को मेजर करते हो, सेकंड में आप टाइम को मेजर करते हो, तो डिस्टेंस ऊपर होगा और टाइम आपका नीचे होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं स्पीड के लिए आपने कितना रखा? 340, और डिस्टेंस कितना है आपके पास? 2d, क्योंकि d डिस्टेंस ट्रेवल करना है और d डिस्टेंस उसे वापस भी आना है, और अपॉन में कितना हो गया? टाइम 0.1। तो 2d की वैल्यू कितनी आई? आप मल्टीप्लाई करेंगे 34 आएगा, और d कितना हो जाएगा? 17 मीटर। कितना हो गया आपके पास? तो यहां से आपने कंक्लूड किया कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट आपका 17 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड नहीं है तो आप प्रॉपर्ली इको का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। हाँ, इससे ज्यादा के डिस्टेंस पे अगर है तो ऑब्वियसली आपका इको परफॉर्म होगा। क्या टाइम भी वेरी कर सकता है? यस, इट इज वेरी ऑब्वियस। 0.1 सेकंड तो आपका जो है वो 17 मीटर के लिए है। जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका टाइम भी आगे इंक्रीज होता जाएगा। यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट थॉरोली दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है रिवर्बरेशन की कंडीशन, गूंजना। किसी भी रूम में, क्लोज्ड हॉल में जब आप बोलते हो तो वहां पर क्या होता है? आवाज आपकी रिवर्बरेट होती है, गूंजती है, जिसके रीजन से क्लेरिफिकेशन नहीं हो पाता है साउंड का। अब आपके पास एक बात और आई कि अगर आवाज गूंज रही है तो इसके सिर्फ नुकसान ही है या फायदे भी? नहीं, कई प्लेसेस पर हमारे पास इसके फायदे भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे, जैसे इको की कंडीशन आपने देख ली और ये ऐसा क्यों है आपने देख लिया। अब रिवर्बरेशन को पिक करते हैं। देखिए, रिवर्बरेशन में आपको आवाज गूंजती हुई अपीयर होती है, यानी आवाज बार बार खुद को क्या करती है? रिपीट तो नहीं करती है, लेकिन वो साउंड कहीं ना कहीं पर मिक्स हो जाता है। कहने का मतलब कहीं पर कुछ ऐसे सर्फेसेस होते हैं जिससे साउंड बार बार रिफ्लेक्ट होकर के आता और गूंजता हुआ आपको अपीयर होता, जैसे बड़े बड़े हॉल्स में होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहां पर देख रहे हैं कि जो आपका रिवर्बरेशन है इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं।
तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सिंपल से हैं हमारे पास। देखते हैं, जैसे आपने हॉर्न्स को देखा होगा व्हीकल्स में, ठीक है, तो हॉर्न्स में रिवर्बरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हॉर्न्स को आप कुछ इस तरीके से सेटल करते हो, जिससे डिजाइन करते हो, जिससे साउंड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही गूंजता हुआ आगे बढ़े, ठीक है। इसका रीजन क्या होता है? अब ऐसा तो है नहीं कि आपने हॉर्न बजाया और 4 किलोमीटर आप किसी भी डायरेक्शन में बैठे हुए हो और आपको वो आवाज सुनाई दे जाएगी, नहीं ना। साउंड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही, जैसे आप कार की डायरेक्शन जिधर होगी उसी से सामने आपको साउंड, ठीक है। बगल वाले बंदे को उतना ज्यादा इंपैक्टफुल वो हॉर्न नहीं लगेगा, पीछे वाले बंदे को सेम डिस्टेंस आगे सेम डिस्टेंस पीछे, आप समझ पा रहे हो। तो वहां पर आपने उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सारा का सारा साउंड रिफ्लेक्ट होकर के, जैसे अगर मैं बात करूं तो सारा का सारा साउंड रिफ्लेक्ट होकर के एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। सारा का सारा साउंड रिफ्लेक्ट होकर कहां जा रहा है? इस डायरेक्शन में। तो इस क्राइटेरिया के पीछे वाले लोगों का बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट इस पे नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से स्टेथोस्कोप को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि स्टेथोस्कोप सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही अपने इफेक्ट को शो करता है और काफी ज्यादा ये हेल्पफुल भी होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉल्स की सीलिंग्स को कैसा रखा जाता है? कर्वेचर फॉर्म में। रीजन क्या है? जब साउंड वेव्स यहां पर जाएंगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के किस क्राइटेरिया में आना चाहिए? जिस क्राइटेरिया में आपकी ऑडियंस बैठी हुई है। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी शेप में किसी भी साइज में आपने जो है उस पार्टिकुलर डिजाइन को बना दिया। वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर के जब उसी क्राइटेरिया में आएगा जहां पर आप बैठे हुए हैं, तो इसीलिए सीलिंग्स को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया होता है। कई बार रिवर्बरेशन का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है कि हमें चीजों को सुन पाना काफी ज्यादा टफ हो जाता है। इन दैट कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं? हम सॉफ्ट सर्फेसेस को प्लेस देते हैं अपने हॉल्स में। जैसे हम मैट को बिछा देते हैं, ठीक है, मोटी मोटी मैट्स होती हैं तो वो साउंड को क्या करती हैं? एब्सॉर्ब कर लेती हैं। इसी तरीके से हम वॉल्स पे डिफरेंट पैटर्न्स को बनाते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और उसमें अंदर स्पंजेस भरे हुए रहते हैं, जिससे वो क्या करते हैं? उस साउंड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। साउंड एक तरीके का क्या करेगा? शॉक प्रोड्यूस करेगा और उस शॉक को क्या करेंगे? वो एब्सॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अगर आपका सरफेस रिजिड है, आपका सरफेस रिजिड है, तो रिजिड सरफेस सॉरी अगर आपका सरफेस रिजिड है तो वो पूरे के पूरे साउंड को रिफ्लेक्ट करके वापस कर देगा। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपके पास था रिवर्बरेशन का और इको का। अब बात करते हैं इको की। तो इको का यूज कहां कहां पर होता है? तो साउंड नेविगेशन सिस्टम में इसका यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या करते हैं? इसका बेसिक यूज सबमरीन्स करती हैं समुद्र के अंदर डिस्टेंसेस और डायरेक्शंस को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंसेस में यहां पर क्या होता है? एक पार्टिकुलर ट्रांसमीटर से ये सिग्नल को रिलीज करती हैं और फिर रिसीवर के थ्रू सिग्नल को क्या करती हैं? एक्सेप्ट करती हैं। और यहां पर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होता है कि डेप्थ क्या है। आप आसानी से सेम फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हो, जो कि हमारे पास था v = 2d/t। और यही नहीं, जो आपके पास वैट्स होते हैं, वैट भी इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं खुद को उड़ने के लिए, ठीक है ना। वो तेजी से स्क्रीम करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड के फॉर्म में स्क्रीमिंग करते हैं, जिससे साउंड रिफ्लेक्ट होकर के उनके पास तक आता है और वो आसानी से उस चीज को जस्टिफाई कर लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में। इसके 2 स्पेसिफिक कॉन्सिक्वेंसेस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स पे, साउंड के डिफरेंट पैटर्न्स पे वर्क करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। Bless you, all of you.